3 स्टेप में आपको जर्नल एंट्री करना है। स्टेप 1 में अकाउंट्स को पहचानना है कि उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, या कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, या परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ हो, या सेल्स इन्वॉल्व हुआ, या कोई एसेट है जैसे प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग। क्वेश्चन पढ़ के आप खुद समझ जाओगे कि स्टेप 1 में कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या हुआ, किसने दिया, किससे मिला, किसको दिया। यानी क्वेश्चन से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो स्टेप 1 आपका है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। अगर कैश है इन्वॉल्व तो कैश एसेट्स होता है, कैपिटल इन्वॉल्व है तो कैपिटल के लिए कैपिटल ही क्लासिफिकेशन है, अगर बैंक इन्वॉल्व है तो बैंक एसेट है। उसी तरीके से जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है या तो वो एसेट होंगे, या एक्सपेंसेस होंगे, या लायबिलिटीज होंगे, या इनकम होंगे, या कैपिटल। फिर उसके बाद देख लेना है कि अगर एसेट्स है तो वो एसेट बढ़ा या घटा, ठीक है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर उसके हिसाब से आप रूल लगा लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए रूल क्या है। एईडी डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने पे घटता है। LIC डेबिट करने से घटता है और क्रेडिट करने से बढ़ता है। ये रूल्स का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था आपके सामने, मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया। मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया 15,000 से, तो इसका एंट्री होगा। सबसे पहले अकाउंट पहचानेंगे। तो मिस्टर ए ने 15,000 का बिजनेस में लगाया, तो पैसा एक अकाउंट कैश हुआ। किसने लगाया? बिजनेस के मालिक ने। बिजनेस के मालिक का अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। आप एज कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन सिंगल पर्सन ही मालिक है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही काफी हो जाएगा। एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए नाम के साथ कैपिटल यूज करना जरूरी होगा, बट अगर सिंगल पर्सन है तो जरूरी नहीं है कि आप नाम यूज करें। बिना नाम के सिर्फ कैपिटल भी लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। कैश एसेट है और कैपिटल कैपिटल है। बिजनेस में कैश बढ़ा और बिजनेस में कैपिटल बढ़ा। कैश एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट, और कैपिटल तो कैपिटल है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, इस फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको नरेशन कहते हैं, इसको नरेशन कहा जाता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, Mr. A started business with cash। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको बताते चलें कि गुड्स कहीं पर भी आपने देखा गुड्स, तो गुड्स के लिए 2 अकाउंट आएगा, एक आएगा परचेजेस और एक आएगा सेल्स। इन दो में से कोई अकाउंट यूज करना है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कब हम परचेज यूज करेंगे, कब सेल्स यूज करेंगे। तो सेल्स सिर्फ एक कंडीशन में यूज होगा, जब गुड्स बेचेंगे, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो जब गुड्स बेचा जा रहा होगा तो सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, और अगर गुड्स बेच नहीं रहे हैं, दान में दे रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, ऐसे सारे सिचुएशन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर कैश, चलिए पहले अकाउंट पहचान लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। गुड्स खरीदा कैश में, तो एक अकाउंट कैश हो गया। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपको पहचानने के लिए बताया है। अगर आप पहचान लेते हैं इजीली, तो ये देखो कि कैश ट्रांजैक्शन था तो एक अकाउंट कैश हो गया। अच्छा, दूसरा अकाउंट गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स जहां कहीं भी गुड्स हो तो परचेज सेल्स में कोई एक आएगा, बेच तो रहे नहीं, तो यानी यहाँ पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? यहाँ पे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अच्छा, अगर आप देखें तो कैश एसेट्स है और परचेज गुड्स, परचेज एक्सपेंसेस है। कैश घट गया है और गुड्स का खर्च बढ़ गया है, गुड्स खरीदने का खर्चा बढ़ा, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ा इसलिए डेबिट होगा, और कैश घटा यानी एसेट्स घटा तो एसेट्स क्रेडिट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री जो होगा आपके सामने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बोलेंगे नहीं, जैसे 1 सेकंड खत्म होगा हम 2 सेकंड 3 सेकंड रुकेंगे। आपको क्या करना है, उसको टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स बेचा है कैश में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। गुड्स बेचा कैश में तो एक अकाउंट कैश हो गया। बेचा है, क्या बेचा? गुड्स बेचा। कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स अकाउंट। जहां भी गुड्स दिखे तो परचेज और सेल्स, सेल्स कब होगा? जब गुड्स बेचेंगे, अदरवाइज परचेज अकाउंट यूज करना है गुड्स के लिए। तो कैश तो एसेट्स है, सेल्स इनकम है। कैश बढ़ा है
और इनकम भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इसका जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 परचेज, सॉरी यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश नरेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जनरल एंट्री हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। ये आपको एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, तो एक अकाउंट कैश हो गया और दूसरा अकाउंट परचेज होगा। कैश एसेट है और परचेज एक्सपेंसेस है। एसेट घट गया है, कैश घट गया है यहाँ पर, और गुड्स का खर्चा बढ़ा है। एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होता है और एसेट्स घटने पे क्रेडिट होता है, तो इस हिसाब से परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 20,000 20,000 नरेशन हो गया, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए, 6 और 6 और क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स बेचा है बी को 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब आप देख के पहचान सकते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि बी का नाम मेंशन है, लेकिन कहीं पे पेड फॉर कैश, रिसीव कैश ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा जिससे ये इंडिकेशन हो कि पेमेंट मिल गया हो। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, एक तो हो गया बी। अब हम जिसको भी गुड्स उधार देते हैं वो मेरा डेटर होता है, तो बी यहाँ पे डेटर है। और गुड्स बेचा तो कौन सा अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट। डेटर एसेट होता है और सेल्स इनकम है। आपने उधार जिसको दिया तो जाहिर सी बात है पहले से ज्यादा पैसा उनसे लेना है, यानी एसेट्स आपका, डेटर आपका बढ़ गया है, डेटर एसेट है, एसेट्स बढ़ रहा है, यानी बी यहाँ पे डेबिट होगा। और गुड्स बेचा, बेचने से इनकम हो रहा है, इनकम आपका बढ़ रहा है, इनकम क्रेडिट होगा। तो इसका जनरल एंट्री आपके सामने आ गया, बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 18,000। नरेशन होगा सोल्ड गुड्स टू बी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट जहां भी रहे तो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को डायरेक्टली घटा देना है, ठीक है। ये 18,000 कहां से आया, तो 20,000 का 10% आप डायरेक्टली घटा दो तो 18,000 आएगा। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को डायरेक्टली डिडक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 6, परचेज फर्नीचर फॉर ₹4,000। यहाँ पे भी 3 स्टेप। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। कैसे खरीदा, कैश में की उधार, क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम नहीं है, मतलब ये कैश में खरीदा। फर्नीचर भी एसेट, कैश भी एसेट। फर्नीचर बढ़ा, कैश घटा, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। ये हो गया नरेशन, बी फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज प्लांट फ्रॉम टाटा एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ 1,50,000। प्लांट खरीदा टाटा एंड कंपनी लिमिटेड से। तो अकाउंट्स पहचान ले, एक अकाउंट क्या खरीदा, तो प्लांट खरीदा।
किससे खरीदा? टाटा एंड कंपनी से। पेमेंट किया, क्वेश्चन देख के पता चल रहा नहीं पेमेंट नहीं हुआ, मतलब उधार है। तो एक अकाउंट प्लांट और दूसरा है टाटा एंड कंपनी लिमिटेड। टाटा एंड कंपनी लिमिटेड कौन होगा? क्रेडिटर होगा, जिससे हम उधार लेते हैं वो मेरा क्रेडिटर होता है, बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर होता है जिससे उधार लेते हैं। प्लांट एसेट है, टाटा एंड कंपनी जो है लायबिलिटीज हो गया, एसेट बढ़ रहा है और क्रेडिटर यानी लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो इसका एंट्री हो गया प्लांट अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होता है, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो प्लांट डेबिट हो जाएगा और टाटा एंड कंपनी लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट टू टाटा एंड कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, पेड वेजेस एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। यहाँ पे दो पार्ट है, वेजेस पेड, पेड क्या है? वेजेस, और दूसरा पार्ट है वेजेस ड्यू हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4000 का मजदूरी पेड हुआ है, 3000 का मजदूरी बाकी है। अकाउंट्स पहचान ले। वेजेस क्या पेड करना था या क्या पेड नहीं हुआ? वेजेस मजदूरी पेड हो गया तो कैश गया होगा, ऐसी बात है। और उधार भी रह गया तो कोई भी खर्च अगर बाकी रहता तो उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा देते। तो तीन अकाउंट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, वेजेस, कैश एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस चूंकि खर्च है, खर्च कैश एसेट है और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज। वेजेस खर्च आपका बढ़ गया है, टोटल खर्चा वेजेस का 7000 हुआ है। कैश घटा है, कैश संपत्ति है, कितने से घटा है? 4000 से। 3000 रुपए का कर्जा बढ़ा है, लायबिलिटीज बढ़ा है, तो लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा। यानी इससे ये पता चला कि वेजेस डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है और स्टैंडिंग वेजेस भी क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री आपके सामने। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पार्टली पेड। क्वेश्चन नंबर 8। तो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन आज के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई, वाई से गुड्स खरीदा है 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अकाउंट्स पहचान लेंगे। क्या खरीदा? गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा। किससे खरीदा? वाई से खरीदा। पैसा दिया है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पेड फुल कैश इन कैश, मतलब उधार खरीदा है वाई से। ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करना नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को डायरेक्टली घटा देना है। परचेज गुड्स, परचेज खर्च है, एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा, और वाई क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज अकाउंट में आएगा। खर्च बढ़ रहा है, परचेज डेबिट होगा, और लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज यानी वाई क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट 9000। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 9000 कहाँ से आया? 10,000 में 10% घटा दो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लास्ट क्वेश्चन आज का, डिस्काउंट अलॉट टू बी, बी को डिस्काउंट दिया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, क्या दिया? डिस्काउंट। किसको दिया है? बी को। तो डिस्काउंट देते हैं डेटर को, ऐसी बात है, कोई पेमेंट करता है उसी को डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट अलॉट एक्सपेंसेस है, डेटर आपका एसेट है, बी आपका डेटर है, डेटर यानी एसेट। डिस्काउंट देंगे तो आपका खर्चा यानी लॉस पड़ जाएगा, और डेटर्स जिसको डिस्काउंट मिलेगा उससे कम पैसा लेना होगा, यानी वो अकाउंट घट जाएगा। तो डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, इसका जनरेट। डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, 100 100 ये हो गया नरेशन। 10 क्वेश्चंस आपका आज के लिए, टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपका जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर बेसिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आपको लेजर बताएंगे, और लेजर बताने के बाद तुम जो है अच्छा एक और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मेरे साथ हो ना? यस सर। सिद्धार्थ तुमको ये बता दें कि कल से 12th में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो कल 7:30 बजे तुम क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है? बेसिक अपना साइड में चलता रहेगा, लेकिन 12th का आप नया चैप्टर स्टार्ट कर लोगे, ठीक है? और वहाँ पे सब समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुम हमसे इस बैच में भी डिस्कस कर सकोगे। दिक्कत? यस सर। तो 7:30 दिक्कत है? नो सर, 7:30 बजे। हाँ, नहीं है दिक्कत। अच्छा, ये 12th का कोर्स भी तो तुम्हें बता दिया गया है। कोर्स की जो पुराना था 12th का वो था 7,500, लेकिन लॉकडाउन के लिए हम लोगों ने 3 महीने के लिए हम लोगों ने 1,500 रुपीज का डिडक्शन कर दिया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपके लिए भी होगा। यानी आपका जो 12th का कोर्स भी लगेगा वो 6,000 रुपीज लगेगा, और बेसिक आपका इंक्लूडेड होगा, ठीक है? 6,000 आपका कोर्स भी होगा, और ये पेमेंट आप जो है ऑनलाइन कर सकेंगे 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। 7:30 AM से आप 2 इंस्टॉलमेंट में अपना फुल पेमेंट कर लें 12th का, और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास अटेंड कर सकेंगे। अभी ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे ही ऑनलाइन क्लास जैसे ही ऑफलाइन में आ जाओगे तो आप क्लास वहां करके भी अटेंड कर सकोगे मेरे इंस्टीट्यूशन, ठीक है? एंड दिस कोर्स सर 7:30 AM से स्टार्ट है ना? पूरे कंप्लीट 12th के लिए है, प्लस आपका 11th बेसिक भी इसमें इंक्लूडेड है, और कंप्लीट 12th में तीनों पेपर, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ठीक है? जो चैप्टर छूटा है उसके आपके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दिए जाएंगे, आप उसको भी देख के कंप्लीट कर लें। कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? यस सर। कोई इशू है? यस सर। टाइम सर कितना बजे सर कल 12th का?